नमस्ते, बैठो। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या करा था? कारक चिन्ह हमारे समाप्त हो गए। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, आज हम करने वाले हैं सर्वनाम। शब्दावली आप लोगों को घर से याद करनी है। आज हम डायरेक्ट करते हैं। हाँ, मतलब आज घर जाके देख लेना कोई भी चीज विलोम शब्द या पर्यायवाची। देखो, हम लोग शुरू करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम की हम परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा कहती है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी हम लोग पढ़ रहे थे विकारी पद। विकारी पद में हमने सबसे पहले पढ़ा संज्ञा। अब ये जो संज्ञा है, इस संज्ञा के स्थान पर एक नया शब्द आ जाता है संज्ञा के बारे में बताने के लिए, उसी को हम कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का दूसरा पॉइंट कहता है कि सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? बार बार आना, ठीक है, आवृत्ति। तो उसके बार बार आने को रोककर वाक्य को सौंदर्यपूर्ण बनाता है। तो हम इन उदाहरण से इन दोनों बातों को देखेंगे, जो इसकी परिभाषा है और इसके लिए जो पॉइंट दिया है कि किस तरह से तो इसका सौंदर्य बढ़ाता है और किस तरह से संज्ञा के स्थान पर आता है। हम एक उदाहरण लिखेंगे यहाँ पर, सामने देख के लिखना जिस तरह से मैं लिख रही हूँ। हमें एक पैराग्राफ बनाना है। वाक्य हम 3 वाक्य लिखेंगे पर वो अलग अलग नहीं है, एक पैराग्राफ के रूप में लिखना है, ठीक है। लिखिए जैसे रमा एक धार्मिक महिला है। रमा एक धार्मिक महिला है। रमा हर रोज मंदिर जाती है। रमा का पति एक सज्जन है। रमा का पति भी हर रोज मंदिर जाता है। बालक, मैंने कहा है सामने देख के लिखना। सामने देख के लिखने में आपने नहीं देखा कि मैंने एक लाइन छोड़ के लिखा है? हैं? जब भी कोई वाक्य लिखो, वाक्य के बीच में एक लाइन छोड़ दिया करो, जहां पर आपको ये पता चलता हो कि इसमें हम नीचे
कुछ ना कुछ लिखने वाले हैं। फिर अब कैसे लिखोगे कि कहाँ पर लिखना है? अब अपने हिसाब से देखना, काम तो खराब कर दिया है। एडजस्ट, यार जस्ट नाम की चीज क्या है दुनिया में? हाँ हाँ जी बच्चा, दोबारा कर रहे हो और तब भी आप गलती कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, बताएंगे। लिख लिया आप सभी लोगों ने? चलो देखो, अब हम इसको पढ़ते हैं। रमा एक धार्मिक महिला है, रमा हर रोज मंदिर जाती है, रमा का पति एक सज्जन है, रमा का पति भी हर रोज मंदिर जाता है। बार बार वो कौन सा शब्द है जो हमें कसक पैदा कर रहा है? रमा बार बार आ रहा है, तो यही जो शब्द रमा क्या है? संज्ञा है, ठीक है। यहाँ पर आया है रमा, फिर यहाँ रमा आया, फिर यहाँ रमा आया, बार बार आ रहा है। तो ध्यान देना, जब हम पहली बार वाक्य लिखते हैं, अब ये पूरा जो पैराग्राफ है ये रमा के बारे में ही है, तो यहाँ पर जो रमा है ये एक संज्ञा है, ठीक है। अब इस संज्ञा का प्रयोग जब हम पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो हमको पता है कि हम रमा के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो हम उस संज्ञा के स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि रमा एक धार्मिक महिला है, और फिर जो रमा आया है इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? वह। तो रमा हटाकर हम वह लिखेंगे। ये जो वह है यही हमारा क्या है? सर्वनाम है। फिर आगे लिखा है कि रमा का पति, तो यहाँ पर जो रमा का है, अब वह के साथ हम का प्रयोग करेंगे तो परिवर्तित हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? उसका। तो यहाँ हम लिखेंगे उसका, तो इसे काट कर हम इसे लिखेंगे। और फिर आगे रमा का पति, तो फिर से जो आ रहा है ना ये रमा का पति, इन तीनों के लिए हम लिखेंगे वह। अब देखो, इसे पढ़ के देखो। रमा एक धार्मिक महिला है, वह हर रोज मंदिर जाती है, उसका पति एक सज्जन है, वह भी हर रोज मंदिर जाता है। अब जो ये वह आया है वो किसके लिए आया है? रमा का पति के लिए। समझ गए? तो अगर आप ऐसे लिखेंगे कि उसका पति एक सज्जन है, उसका पति भी हर रोज मंदिर जाता है, तो यहाँ पर भी फिर क्या है? उसका की पुनरावृत्ति हो रही है, और हमें क्या करना है? पुनरावृत्ति को रोकना है। तो इस तरह से हम बनाते हैं। तो अब आपने देखा कि जब हमने वाक्य को इस तरह से सुधार किया तो यहाँ पर जो एक वाक्य में जो सुंदरता आई है वो उभर के आई। तो हमारी पंक्ति कहती है कि संज्ञा को रोककर, उसकी पुनरावृत्ति को रोककर वाक्य को सौंदर्यपूर्ण बनाते हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो हमें दोनों बात समझ में आई कि ये वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर अब ये समझिएगा कि जब हम लोगों ने संज्ञा पढ़ी थी तो हमने एक परिभाषा पढ़ी थी कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या किसी भाव या अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब अगर हम इस वह को देखें तो ये वह भी किसी का नाम ही है एक तरह से, लेकिन अब हमने इसको किस में रखा? अलग उठाकर सर्वनाम में रख दिया। तो अब संज्ञा या कहें कि जितने भी नाम होते हैं उन सारे नामों में से इस तरह की प्रकृति के जो भी शब्द होंगे वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, तो वो अलग कर लिया हमने यहाँ पर। तो अब आपको ये बात तो यहाँ पर पता चल गई। अब यहाँ पे इनका एक डाउट, इन्हें लगा कि वह एक सज्जन व्यक्ति है, ये होना चाहिए था। तो ध्यान रखो, ये जो सज्जन शब्द है आपका, ये सज्जन शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, सत प्लस जन। सत का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, और जन का मतलब होता है व्यक्ति। तो आप क्या लिखेंगे? वह एक अच्छा व्यक्ति है। याद रखिएगा, आपके वाक्य प्रयोग में यही गलती आती है, क्योंकि हम अपनी बोलचाल में हमेशा बोलते हैं बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है, बड़ी ही सज्जन महिला है, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन वो क्या होता है? गलत होता है। बोलचाल में हमारा कोई नंबर नहीं कट रहा होता, इसलिए बात चलती रहती है। लेकिन आपको याद रखना है, वाक्य शुद्धिकरण में भी आता है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो, इसको बाद में वापस करेंगे हम जब वाक्य शुद्धिकरण करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो सर्वनाम हमने यहाँ पर समझ लिए, लेकिन आपकी परीक्षा में जो आता है ये तो हमने समझा, आपकी परीक्षा में जो आएगा सर्वनाम से वो हम यहाँ पर समझते हैं। वो पूछा जाता है सर्वनाम के भेद,
अगर हम सर्वनाम के भेद, अब भेद का मतलब क्या है? भेद का मतलब उसके प्रकार से ही है, ठीक है। तो जब हम सर्वनाम के प्रकार करने बैठते हैं तो हम दो आधार लेते हैं। एक आधार है उत्पत्ति का आधार, यानी उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है, और दूसरा आधार है उसका प्रयोग। तो यहाँ पर उत्पत्ति को हम रूप के आधार से भी जानते हैं और प्रयोग को हम व्याकरण के आधार पर भी जानते हैं। जब हम सर्वनाम के उत्पत्ति के आधार की बात करते हैं तो ये सर्वनाम दो प्रकार का होता है। अब आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा कि सर्वनाम के भेद बताइए, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। तो अगर इस तरह से आएगा तो आपके सामने प्रश्न होगा कि रूप या उत्पत्ति के आधार पर तो दो प्रकार का हो गया और व्याकरण के आधार पर 6 प्रकार का हो गया। अब आप कहेंगे कि मैम हम 2 लिखें या 6 लिखें? तो याद रखना, जब भी कभी आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाए कि सर्वनाम के भेद बताइए और कोई आधार न दिया हो, तो ऐसी स्थिति में चाहे सर्वनाम हो, संज्ञा हो, क्रिया हो या विशेषण हो, हर किसी का आधार हम व्याकरण वाला आधार लेते हैं, ठीक है। प्रयोग कैसे हो रहा है उसका, तो उत्तर क्या आएगा? 6 प्रकार। और जब कभी ऐसे पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो फिर आप इसका उत्पत्ति का आधार बताएंगे। और तीसरे तरह से प्रश्न आ सकता है कि प्रयोग या व्याकरण के आधार पर, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी किताब में देखते हैं तो अक्सर किताब में आपको उत्पत्ति के आधार वाला नहीं मिलेगा। ये क्यों नहीं मिलेगा? ये वाली चीज या तो हमारे बचपन में आने वाली किताबों में आता था। अभी जो अगर हाई स्टैंडर्ड की हमारी किताबें हो जाती हैं तो वहाँ पे ये मान लिया जाता है कि आप सर्वनाम के इन भेद को तो जान चुके हैं बचपन से, अब आपको एक स्टैंडर्ड रूप बस उसके भेद दे दिए जाते हैं। पर मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ कि हो सकता है कि आपने बचपन में नहीं पढ़ा है तो आपको ये समझ में ना आए कि कैसे इनका रूप बदलता है, तो वो यहाँ हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि सर्वनाम की संख्या कितनी है। तो जब सर्वनाम की संख्या पूछी जाती है तो सर्वनाम की संख्या कितनी मानी जाती है? 11, ठीक है। अब आपने सर्वनाम की संख्या 11 मान ली और आपने देखा कौन कौन से सर्वनाम? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ, ठीक है। ये 11 हो गए टोटल आपके। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि मैम लेकिन सर्वनाम तो बहुत सारे होते हैं, अभी हमने उसका उस ये लिखा, तो ये कहाँ से जाएंगे? तो ध्यान देना, इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? रूप के आधार पर सर्वनाम। तो रूप के आधार पर सर्वनाम के 2 भेद होते हैं और इसको इस तरह से समझिए। कौन कौन से? तो सबसे पहला आता है मौलिक, मौलिक सर्वनाम, और दूसरा होता है यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम। अब यहाँ पर आप इसमें एक बात समझ लीजिए, शब्द से आपको समझ जाना है, कोई चीज आपको रटनी नहीं है, बस शब्द से। ये जो मौलिक शब्द है ये किससे बना है? मूल प्लस इक, ठीक है। मूल प्लस इक, इक प्रत्यय लग कर बना है। इस मूल का मतलब है जैसा उसने जन्म लिया है, ठीक। और ये बना है योग प्लस एक से मिलकर। तो यहाँ योग का मतलब है किसी ना किसी के योग से, यानी जोड़कर बना है। तो आपको एक बात समझ में आ जाती है कि मौलिक सर्वनाम में वे सर्वनाम आते हैं जिनकी उत्पत्ति जिस रूप में होती है। तो सर्वनाम हमारे जो कुल होते हैं वो 11 होते हैं, हम मौलिक में ही रखते हैं, ये मौलिक में 11 होते हैं, इनकी उत्पत्ति इतनी ही है। लेकिन जब हम यौगिक सर्वनाम की बात करते हैं तो ये यौगिक सर्वनाम जो आपके बदलते हैं वो बदलते हैं कारक, लिंग और वचन, ठीक है। इस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। इन तीनों के प्रभाव में जब ये मौलिक सर्वनाम आते हैं तो इनका रूप परिवर्तित हो जाता है। किस प्रकार से? जैसे मान लो अगर हम इस मैं की बात करें, ये मैं एक हमारा सर्वनाम है, अगर इस पर कारक चिन्ह का प्रभाव पड़ता है, कारक चिन्ह जैसे ने का, तो ये क्या हो जाएगा? मैंने हो जाएगा। अगर हम इस पर प्रभाव देखें कारक चिन्ह को का, तो क्या हो जाएगा? मुझे या मुझको, 2 रूपों में हो जाता है। अगर हम कारक चिन्ह से की बात करें तो क्या हो जाएगा? मुझसे, तो इस तरह से बदल जाता है।
अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो मैंने या ये जो मैं है इसका बहुवचन बताओ तो क्या हो जाएगा? हम। और फिर इस हम से हमें, हमको, हमसे सारे आ जाएंगे तो ये रूप बदल जाता है। तो इस तरह से अब जैसे मान लो लिंग की अगर हम बात करें तो आप जब इसका संबंध रूप लिखेंगे मेरा तो इसका स्त्रीलिंग आ जाता है फिर मेरी, और जब हम इसका बहुवचन लिखेंगे तो हमारा और हमारी। तो इस तरह से कितने सारे हो जाते हैं। तो मूल सर्वनाम हमारा क्या है? ये मैं, और इसके यौगिक रूप बहुत सारे हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे जो सर्वनाम हैं वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, लिखा हुआ है, लिखना यहाँ पे आपको नहीं है। मौलिक सर्वनाम आपके यहाँ दिए हैं, 11 होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यौगिक सर्वनाम की हम बात करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, परीक्षा में इस बार प्रश्न आया था, तो कभी कभी ऐसे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए जब हम सर्वनाम पढ़ते हैं, लेकिन कई बार होता है कि अगर स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाए तो बहुत सारे छात्र फिर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न ये आया था कि मूल सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है जो सदैव बहुवचन होता है? आप। ठीक है, क्योंकि आप का प्रयोग किसमें है? बहुवचन में है, और ये आप कभी एक वचन में नहीं आता है। तो आप का मतलब हम बड़ों के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखना इस मैं का प्रयोग करते हैं हम स्वयं के लिए, इस तू का प्रयोग करते हैं हम अपने से छोटे के लिए, और इस आप का प्रयोग करते हैं हम अपने से बड़े के लिए। और फिर एक शब्द और आता है तुम, और ये तुम इस तू का बहुवचन होता है। ठीक है, यह भी एक प्रश्न आया है कि तुम एक वचन है कि बहुवचन। तो कई बार हमारे छात्र इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ये तुम है ये क्या है? एक वचन है। उन्हें लगता है कि हम जैसे सामने तुम बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना, नहीं, वो बहुवचन रूप है। बहुवचन रूप कैसे है? इस तू का जो हमसे अपना छोटा होता है, तो हम इस तुम का प्रयोग अपने बराबर के लिए एक वचन में कर देते हैं, और जो छोटे होते हैं वो उनके बहुवचन में कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, तो आपको ये पता चल गया। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं का कुछ रूप यहाँ पे हमने लिखा, इसी तरह से तू का रूप लिखा है, तूने, तुझे, तुझको, तेरा, तेरी, इस तरह से। वह का रूप लिखा है, उसने, उसका, उसकी। जो का रूप लिखा है, जिसने, जिसे, जिसको, जिन्होंने, जिसकी, इस तरह से आदि। अब यहाँ पे जो स्टार लगाया है, इस स्टार का मतलब ये है कि ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, इस लिस्ट को विस्तार पूर्वक बताया गया है आगे। तो ये टंकण, इसको हम कहते हैं टीका सूचक चिन्ह। यहाँ इस चिन्ह का मतलब है कि कुछ आगे और कहीं पर है। तो जैसे ही हमारे सर्वनाम खत्म होते हैं उसके बाद ये चिन्ह आपको दोबारा देखने को मिलेगा, और उसके आगे की जो पूरा लिखा हुआ है वो यहाँ है। अब घर जाके आपको कल होमवर्क आपका ये रहेगा कि सर्वनाम के ये सारे जो रूप हैं इन सब के बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं एक को समझा देती हूँ। जैसे मान लो हम मैं के रूप देखते हैं। अब आपने बचपन में एक चीज और पढ़ी होगी, संस्कृत में आपको दिया जाता था रटने के लिए राम के रूप। पढ़े थे बचपन में? संस्कृत जब होती थी कि राम के रूप पढ़ो या पठ धातु के रूप पढ़ो, ऐसे करके दिया जाता था। इन रूप का मतलब ये होता था कि किस स्थिति में इनका क्या प्रयोग होने वाला है, इसलिए हम इनको पढ़ते थे। तो ऐसे ही अब हम मैं के रूप अगर देखें तो मैं का रूप कब कहाँ क्या होता है। अब अगर आपने इसके रूप को याद कर लिया और अगर उसको रेखांकित करके किसी ने आपसे ये पूछा कि यह कौन सा कारक है, तो आपको उसमें मदद मिलेगी। जैसे देखो, एक वचन रूप क्या होगा ये हम यहाँ देखेंगे, और बहुवचन रूप क्या होगा ये हम यहाँ देखेंगे। और कोई भी शब्द जैसे आता है लिंग, लिंग से निर्धारित, तो वो आपको इसी में ही दिख जाएगा जिसमें लिंग परिवर्तित होता होगा। जैसे हम देखेंगे कर्ता कारक ने के साथ इसका प्रभाव क्या होता है? मैं और मैंने। तो मैं जब होगा जब सुने कारक चिन्ह होगा, और मैंने का जब ने कारक चिन्ह। इसका बहुवचन होगा तो हम, हमने। ठीक है, कर्म कारक जब हम देखेंगे तो मुझको और मुझे। अब आपके सामने एक और प्रश्न आता है कि कब तो मुझको होगा और कब मुझे होगा।
तो याद रखिएगा, जब भी मुझे या तुझे या हमें इस तरह से प्रयोग होगा तो इस बात को समझ लेना कि वो कर्म कारक है, ये पहचान है उसकी। इसी तरह से हमको, हमें, आपको ये ध्यान रखना है, जब कोई कर्म कारक कर्ता के स्थान पर प्रयोग हो रहा होगा तो हमें के रूप में आएगा, यानी जब ये कर्ता के स्थान पर प्रयोग होता है तो हमें के रूप में, और जब ये कर्म के रूप में आएगा तो हमको का प्रयोग होगा। जैसे मान लो अगर ये कह दें कि मैं तुम्हें घर बुलाऊंगा, अब ने ये वाक्य बोला कि मैं तुम्हें घर बुलाऊंगा, तो यहाँ जो तुम्हें आया है ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि मैं तो हो गया बुलाने वाला, ये तो हो गया कर्ता, और जो तुम्हें है तो किसको बुलाएगा? तुम्हें बुलाएगा, तो ये तुम्हें गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए? तुमको होना चाहिए। मैं तुमको घर बुलाऊंगा। तो ये आपके वाक्य ऐसे आते हैं वाक्य शुद्धिकरण में। तो आप में से बहुत सारे छात्र होंगे जो सब्जेक्टिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे वाक्य शुद्धिकरण के लिए, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और ये इतना बारीक होता है कि क्योंकि हम हमेशा अपनी डेली बोलचाल में बोलते रहते हैं, मैं तुम्हें घर बुलाऊंगा ऐसे बोलते हैं, तुम्हें का हमें मुझे इस तरह से प्रयोग करते रहते हैं कर्म के स्थान पर रखकर, और जब वाक्य शुद्धिकरण हमें दिया जाता है हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या इसमें गलती क्या हो सकती है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इसका प्रयोग होगा, यानी कर्म के साथ अगर आएगा तो को के साथ लगेगा, कर्ण के साथ आ जाएगा तो मुझसे हो जाएगा, और अपादान में भी मुझसे हो जाएगा। तो फिर इसको आप कैसे समझेंगे, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कब तो ये कर्ण है और कब ये अपादान है? तो जब वो साधन या माध्यम या कारण दिखा रहा होगा तब तो मुझे क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा, और जब वो दूर होना, तुलना या पास आने का बोध दिखाएगा तो अपादान हो जाएगा। समझ लेंगे? संप्रदान लगेगा तो फिर ये मुझको या मेरे लिए, ठीक है, के लिए, मैं के साथ के लिए लगेगा तो वो मेरे लिए हो जाता है, बहुवचन हो जाएगा हमारे लिए, हमको। इसी तरह से जब संबंध कारक आएगा तो संबंध कारक के अंदर लिंग अलग हो जाता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये एक वचन पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग बहुवचन एक वचन दोनों का रूप, और मेरे ये हो जाएगा पुल्लिंग बहुवचन। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, सब पता चलता है आपको। और अधिकरण, अधिकरण में अगर मैं लगा है तो मुझ में, और पर लगा है तो मुझ पर। और एक बात याद रखना, सारे सर्वनाम के अंदर जितने भी सर्वनाम हैं, इन सर्वनाम के साथ जब भी कोई कारक चिन्ह लगता है तो वो उसके साथ सुरेखा के साथ जुड़ जाता है। जैसे हम के लिए में देखें तो जो क है, के है पहला, वो इस मेरे में जुड़ गया है, ठीक है, और तब ये बाद में आ गया। पर इन सारे सर्वनामों के साथ एक कारक ऐसा है जो अलग रहता है, और वो है पर। पर कभी भी किसी भी सर्वनाम के साथ सुरेखा के साथ नहीं जुड़ेगा, ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखना। अब ये मैंने आपको वो पूरी चीज बता दी है कि इससे संबंधित कहीं कोई गलती आपको नहीं मिलेगी। तू के रूप देख सकते हैं, आप के रूप देख सकते हैं। अब जैसे आप देखेंगे तू के रूप, तो यहाँ तू, तूने, और इसका बहुवचन हो गया तुम, तुमने। तो परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ था, ये पूछा हुआ था कि तुम एक वचन है कि बहुवचन, लेकिन व्यावहारिक रूप को ध्यान में रखते हुए अक्सर बच्चों ने उसे एक वचन लगाया। तो आपको ध्यान देना है कि ये तुम, तू का ही यौगिक रूप है, और यह वास्तविक रूप भी नहीं है। वास्तविक यानी मौलिक रूप क्या है? तू, ठीक है, सर्वनाम का। आपके रूप पढ़ेंगे आप, यह के रूप देख सकते हैं, जैसे यह आता है हमारा, यह इसके साथ कारक चिन्ह लगते ही इसने हो जाता है, और यह का बहुवचन क्या होता है? ये। अक्सर मुझसे छात्र पूछते रहते हैं, यूट्यूब पर मैंने बहुत सारे प्रश्न देखे हैं इस तरह के, कि कहते हैं कि मैम कब तो यह का प्रयोग करेंगे और कब ये का प्रयोग करेंगे। तो अगर आप ये समझ लेते हैं कि ये एक वचन और ये बहुवचन, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कब हम किसका प्रयोग करेंगे। और याद रखना, इस यह का मतलब होता है जब हम किसी पास रखी हुई चीज को संबोधित करते हैं, इसका प्रयोग पास वाली वस्तु के लिए किया जाता है। कि जैसे हम कहें ये किताब है तो हम कहेंगे यह किताब, और अगर यही किताब वहां रखी है तो हम क्या बोलेंगे? वह किताब। तो यह से जब वह का प्रयोग करते हैं तो वह दूर वाली वस्तु के लिए प्रयोग किया जाएगा। और जो ये आएगा, ये, इस ये का मतलब क्या हो गया कि पास में बहुत सारी चीजें, हम यहाँ पे
3-4 किताब रखी हैं तो हम यह किताब नहीं बोलेंगे, ये किताब, ठीक है। तो ये किताबें इस तरह से हम बोलेंगे तो ये आपको पता चल जाता है इसका प्रयोग बहुवचन में होता है। और अगर वहीं पे वह का बहुवचन आए तो वो क्या हो जाता है, वे, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है। इसके नीचे वह का रूप भी लिखा है और ये वह जब कारक चिन्ह जब ही जैसे ही लग जाएगा तो हर किसी के साथ उसमें बदल जाता है, ठीक। जो का रूप आप देख सकते हैं, अब ये जो आपका संबंध कारक में आएगा और इसी से आपको पता चलेगा, जब आप ये रूप समझ लेंगे तो आपको इनके यौगिक रूप के बारे में भी पता चलेगा कि सर्वनाम का कौन सा भेद है जो हमारी परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो से, जिसने, जिन्होंने, जिसको, जिससे, जिसके लिए और जिसका, जिसकी, जिसके, जिसमें, जिस पर, तो आपको इन सब से पता चलेगा कि जहाँ भी ये शब्द आ जाएगा तो ये क्या है, संबंध वाला हमारा सर्वनाम है। तो इनके रूप एक बार सब आपको देखने हैं घर जाके। ऐसे ही कौन, कौन का रूप आपको दिया हुआ है, ठीक है। इन सबको याद ध्यान रखना। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जो भी लगे हैं, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसे हो सकते हैं, तो ये कैसे होते हैं जब हम इसका भेद पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये है आपका वो हिस्सा जो परीक्षा में पूछा नहीं जाता, ठीक है। ये परीक्षा में पूछा नहीं जाता लेकिन इसका उपयोग आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है। और वो कहाँ है, वाक्य शुद्धिकरण में। आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी किताबों से पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद भी हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। इन सब का कारण ये होता है कि आप जो बेसिक है वो नहीं पढ़ पाते, जो कि मैंने अभी बताया। अब जब आप ये मौलिक रूप को समझ लेंगे इसके अच्छी तरह से और मौलिक रूप से बनने वाले यौगिक रूप को समझ लेंगे, उसके बाद जब भी वाक्य शुद्धिकरण आपके सामने आएगा तो अब आपको गलतियां जो हैं नजर आने लगेंगी कि कहाँ पर क्या गलती हुई है। अब आते हैं हम जो हमारी परीक्षा में डायरेक्ट सर्वनाम से जो प्रश्न आएगा उसकी ओर। तो वो आता है हमारा प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। डायरेक्ट ये आपका आता है। एक बात ये याद रखना कि जैसे जैसे आपकी परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, या कहें एक जैसे जैसे छात्र पढ़ते जा रहे हैं तो आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का जो प्रारूप है वो भी चेंज होता जा रहा है। एग्जामिनर को पता है ज़्यादा से ज़्यादा टफ बनाना है, तो जब वो उसको चेंज करता है तो जब भी कोई प्रश्न चेंज होता है और आता है तो हम लोगों को लगता है कि ये तो बहुत ही एडवांस लेवल का पूछने लगा है। लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो एडवांस नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक की तरफ जाता है और जो बेसिक है वही हमको एडवांस लगता है। तो ये चीज़ आप ध्यान देना। एडवांस क्या है, एडवांस ये है कि आपसे पूछा कि निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपको बताना है, ये एडवांस। एडवांस का मतलब होता है लास्ट में ऊपर से जो, और बेसिक जो आपका बिल्कुल जड़ होती है जिसे हम बच्चों वाली क्लास कहते हैं कि अरे ये तो हमें बचपन में सीख लेना चाहिए था। वह हमसे क्यों पूछा जाता है वो बच्चों वाली क्लास, क्योंकि हम बचपन से हिंदी बोलते आए हैं, वो हमारे जहन में याद हो चुकी है किसके साथ क्या लगाना है। अब उसका कारण क्या था, किस तरह से लगा था, ये हमें याद नहीं रहता, हम बेसिक भूल चुके होते हैं और जब प्रश्न आता है तो हम फंस जाते हैं। तो इसलिए याद रखना कि मैं आपको बेसिक से एडवांस की तरफ लेके चलती हूँ, तो हमेशा इन्हें याद रखना। अब देखो ये कितना आसान है, 6 पॉइंट हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद 6 सेकंड, इसके अलावा 7वीं सेकंड नहीं लगेगी आपको इन्हें समझने में, ये बात ध्यान रखिए। हमें शॉर्ट टिक बनानी है लास्ट में, इसी पे हम बनाएंगे और आपको इसे समझना है नाम से। हमारी आधी से ज़्यादा हिंदी, हम अगर देखें तो 80% हिंदी शब्द जो दिया जाता है उसी में हिंदी समाई होती है। जैसे आपको एक थोड़ा सा नमूना देती हूँ यहाँ पर। सर्वनाम को 6 भागों में बांटा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और देखो ये 6 बस 6 सेकंड कैसे। पुरुषवाचक मतलब, वाचक का मतलब होता है का बोध कराने वाला या इसको दिखाने वाला। तो जो सर्वनाम पुरुष होना दिखाएगा पुरुषवाचक,
जो सर्वनाम निज मतलब स्वयं के लिए आएगा निजवाचक। जो सर्वनाम किसी की निश्चित संख्या या निश्चित सर्वनाम के बारे में बताएगा या निश्चित संज्ञा के बारे में बताएगा वो निश्चयवाचक। और जो अनिश्चित, जो निश्चित रूप से नहीं बताएगा वो अनिश्चित। प्रश्न, जो प्रश्न का बोध कराएगा, और संबंध, जो संबंध का बोध कराएगा। बस इतना ही है। आराम से आपका ये सर्वनाम यहाँ समाप्त हो जाता है। तो हम चाहें तो यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं, समाप्त आपका सर्वनाम। लेकिन जब तक आप इसका वाक्य प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको ये 6 सेकंड में नहीं बदलेगा, फिर ये आपके 6 घंटे हो जाएंगे, है ना। तो चलो एक एक करके सीख लेते हैं। तो बहुत जल्दी से फटाफट सबसे पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? याद रखिएगा, जब भी हम किसी परिभाषा को देखते हैं हमें परिभाषा के शब्दों के पीछे छिपे हुए भाव को खोजना होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है, यानी जिस सर्वनाम के पीछे किसी स्त्री या किसी पुरुष का होना बोध हो, वो सर्वनाम क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक। अब ये वाली चीज आपको कैसे पता चलेगी? ये चीज आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, ये चीज आपको उसके अर्थ से समझनी होगी। अब कैसे अर्थ से समझेंगे? इसके लिए वाक्य प्रयोग करो। लिखो, मैं खाना खाते समय, मैं खाना खाते समय बात नहीं करता। दूसरा वाक्य लिखो, तुम सुबह से पढ़ रहे हो, सॉरी, तुम सुबह से पढ़ नहीं रहे हो। नेक्स्ट वाक्य लिखो, आप मेरे यहाँ कल ही आ जाना। अगला वाक्य लिखो, यह बाजार से कब आया। वह कल ही वापस गया है। देखो, लिख लिया आप लोगों ने? चलो अब यहां पर ध्यान दो। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम कहा, इसकी परिभाषा को देखा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे जैसे दिया है, ध्यान रखना, इन 6 को हम बांटेंगे 11 में से, जो हमारे 11 मूल सर्वनाम हैं उनमें से। अब जैसे में आ गया मैं, तू, आप, यह और वह, ये 5 सर्वनाम जो हमारे हैं ये किस में आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ इनका यौगिक रूप जो होगा, अगर वो कहीं आ रहा है और वो पुरुषवाचक का बोध करा रहा है तो वह भी पुरुषवाचक में आएगा। बोध कराने पर, ऐसा नहीं कि अगर वो संबंध वंबंध दिखा रहा है या कुछ, अगर बोध करा रहा है तो। अब हमने वाक्य प्रयोग देखा, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसको कि इनका प्रयोग मतलब ये कैसे बोध कराता है किसी स्त्री या पुरुष का। अब स्त्री या पुरुष से आप एक शब्द यहाँ पर लिख सकते हो, मतलब प्राणी, किसी प्राणी के यानी किसी जीवित व्यक्ति के बारे में बता रहा होता है। जैसे हमने यहाँ पे पहला वाक्य लिखा, मैं खाना खाते समय बात नहीं करता। इस वाक्य में
जो सर्वनाम है वो क्या है? मैं। अब ये प्राणीवाचक है या ये पुरुषवाचक है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अब मुझे ये बताइए, इस मैं के पीछे आपको किसका बोध हो रहा है? कोई कुर्सी है, कोई मेज है, तो क्या है? कोई व्यक्ति है। ठीक है, तो यही इसके पीछे किसी व्यक्ति का जो होने का बोध आ रहा है, यही हमको बता रहा है कि ये क्या है? पुरुषवाचक है। दूसरा वाक्य, तुम सुबह से पढ़ नहीं रहे हो, सर्वनाम है तुम। इस तुम के पीछे किसी कुर्सी मेज का बोध हो रहा है क्या? नहीं। तो किसका बोध हो रहा है? किसी व्यक्ति का हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक हो जाएगा। आप मेरे यहाँ कल ही आ जाना, यहां पर सर्वनाम क्या है? आप। तो इस आप से हमें किसका बोध हो रहा है? किसी कुर्सी मेज का। तो किसका हो रहा है? किसी प्राणी का, किसी व्यक्ति का। कोई व्यक्ति है, उससे हम बात कर रहे हैं कि आप आ जाना। ठीक है, यह बाजार से कब आया? तो इस तरह की बात जब हम कभी बोलते हैं तो मान लो कि इस यह में किसका बोध हो रहा है आपको? किसी प्राणी का। ये मान लो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और आपने उसको देखा और वहीं आप घुसपुस करके किसी से बोलते हैं, अरे ये कब आ गया? बोलते हैं ना कि यह कब आ गया। वैसे तो नॉर्मली हम बोलते हैं ये कब आया। ये कहना गलत होता है, क्योंकि हम ये का प्रयोग कर रहे हैं और वो एक है, तो वहां क्या होना चाहिए? यह। तो ये भी हमारी त्रुटि होती है। तो यहाँ इस यह के पीछे किसका बोध हो रहा है? किसी व्यक्ति या किसी प्राणी का। वह कल ही वापस गया है, तो वह कल ही वापस गया है, तो हम किसी ना किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कि आपको ये समझ में आया या नहीं? आ गया समझ में कि किस तरह से पहचानेंगे? अब अगर कोई वाक्य आपको दिया होगा तो आप पहचान लेंगे कि पुरुषवाचक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जब हम पुरुषवाचक को पढ़ते हैं तो पुरुषवाचक 3 प्रकार का कहा जाता है, कि पुरुषवाचक 3 प्रकार का होता है। और वो 3 प्रकार का कौन कौन सा है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, 3 हो गया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कहता है कि वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, जो मैं है वो हमारा क्या है? उत्तम पुरुष है, और इसका जो भी यौगिक होगा वो उत्तम पुरुष में आएगा। मध्यम पुरुष होता है वक्ता श्रोता के लिए, यानी सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। जैसे उदाहरण में तू और आप। ध्यान रखिएगा, हमने 5 लिए थे, मैं, तू, आप, यह, वह। उस 5 में से ये बट रहे हैं 3 में। पहला आ गया मैं, दूसरा हो गया तू और आप। अब इनका यौगिक जो होगा वो भी इसी में आएगा। अन्य पुरुष का मतलब होता है जिस सर्वनाम से वक्ता और श्रोता को छोड़कर अन्य किसी भी और व्यक्ति का बोध होता है, वो किस में आता है? अन्य पुरुष में। जैसे उदाहरण में वह और यह। अब इसे ऐसे समझ लीजिए, आप अंग्रेजी भाषा में जो पर्सन पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये वही है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, ये 3 हिस्से होते हैं। पर हिंदी चाहती तो हिंदी भी इसको लिख सकती थी प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, लेकिन हिंदी ने इसे कुछ और दूसरे नाम दिए हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जो दूसरा है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस हम उसे खींच के लेके आ रहे हैं अपने बात करने के लिए। मध्यम पुरुष वो बीच वाला जो सुन रहा है, अभी तो वो तुम्हारी सुन रहा है और तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो थोड़ी देर बाद उसके पास जाएगा और उसे भी बताएगा, देख ऐसा कह रहा था तेरे लिए। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? मध्यम, बीच का। और उत्तम पुरुष, आप ही उत्तम हो, मैं, मतलब मैं ही उत्तम हूं, श्रेष्ठ। कहने वाला नहीं, बोलने वाला। हाँ मतलब ठीक है, जो बोल रहा है मैं, तो मैं शब्द, मैं और हम, तो हम ही उत्तम पुरुष हैं। तो हिंदी आपको क्या सिखाती है? हिंदी ये कहती है कि तुम ही श्रेष्ठ हो,
तो जब आपके अंदर ये वाली बात आती है तो आप अब एक होता है गुरूर वाली, अहंकार वाली, वो तो आपको गर्त में ले जाती है। लेकिन एक बात ये कि जब आप कहते हो कि हाँ मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं हर चीज को समझता हूँ, और अहंकार उसमें ना हो, तब जो आप बनते हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अलग होती है। तो हिंदी आपको ऐसा सिखाती है, हालांकि अंग्रेजी आपको बस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में ही रखती है। तो हाँ जी, ठंड लग रही है, आप लोगों की रोज रोज यही नौटंकी रहती है। हाँ, कभी एसी बंद करो, कभी एसी चलाओ। चलो ध्यान दो, अरे जल्दी खत्म करना है, कितना टाइम हो गया, अभी बहुत सारे आ चुके हैं, ठंडे हो जाएंगे फिर वो। पहले पढ़ाई, उसके बाद कुछ और काम, ये याद रखना। ये बात हमेशा याद रखो जीवन में कि मैं आप लोगों को हमेशा फोर्स करती हूँ कि आपका जो काम है वो क्या है, पढ़ाई करना। देखो याद रखो, अपने कर्तव्य से कभी मत भटको। आप एक पोस्ट पर हो, भगवान ने या कहें इस समाज ने आपको एक पोस्ट दी है। आपको लगता होगा कि अभी आपके पास कोई पोस्ट नहीं है, गलत है, आपने ऐसा सोचा ही नहीं। आपके पास एक पोस्ट है जिसको कहते हैं छात्र, शिष्य, विद्यार्थी, स्टूडेंट, कोई भी नाम आप ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो आप उस पोस्ट पे हो, और इस पोस्ट का जो व्यक्ति होता है उसका कर्तव्य होता है ज्ञान अर्जित करना। उसका एक ही उद्देश्य है, जहां से मिले उसे ज्ञान लेना है। और जिस समय वो ज्ञान लेता है उस समय, अब आप ये बताइए मुझे कि जब आप कोई चीज लेने वाले हैं तो आपका हाथ इस तरह से होता है और आप कृतज्ञ रूप में होते हैं। तो जो छात्र होता है जब वो ज्ञान सीख रहा है ना, तो भले ही सामने वाला बहुत ज्यादा ना जानता हो, 10 बातें उसमें गलत हों, एक चीज अगर अच्छी और आपकी नजर उसी अच्छी चीज पर है कि यही मुझे चाहिए, तो उसकी 10 चीजों को भूल जाओ, आपको बस वो लेना है जो आपको चाहिए। तो आपका जो कर्तव्य है वो है पढ़ाई, तो सारी दुनिया सेकेंडरी है फिर आपके लिए। अब जैसे मान लो मैं हूँ, मेरी पोस्ट हो गई यहाँ पे गुरु की, तो मेरा कर्तव्य ये बनता है कि पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, आप जिस उद्देश्य के लिए मेरे पास आए हो वो चीज मैं आपके लिए पूरी करूं, उसके बाद दूसरी चीज। समझ गए? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? तो जल्दी से पढ़ते हैं, खत्म करते हैं, फिर उसके बाद हम समोसे भी खाएंगे, और फिर आप अगर कुछ मुझसे जानना चाहोगे तो मैं कुछ बताऊंगी भी। सैटरडे वाली क्लास में ये फायदा होता है, अगर आप मेरी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उस पर बात कर सकती हूँ, ये एक ही दिन होता है, ठीक है? तो चलो, अब नंबर टू हमारा कहता है कि निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है, ठीक है? अब आपको ऐसे जान लेना है, अगर आपको ये पंक्ति समझ में आती है कि सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है, ये बात समझ में आ जाती है तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आती तो ऐसे समझ लीजिए कि ये एक होता है आप, ठीक है? अभी अपने दिमाग में कोई डाउट मत लेके आना, पहले इसे समझो। जैसे ये एक होता है आप, इस आप का अर्थ होना चाहिए स्वयं, खुद या स्वतः। कभी कभी इस रूप में भी आ जाता है। इस निजवाचक सर्वनाम के यौगिक रूप अगर आप मानेंगे तो वो ये तीनों माने जा सकते हैं, ठीक है? निज शब्द भी इसके अंदर आ जाएगा, निज ये भी आ जाएगा। तो स्वयं, खुद, स्वतः, निज या आप, ये हमारे क्या होते हैं? सर्वनाम, ये निजवाचक होते हैं। वाक्य प्रयोग इसमें करो, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, हमारी ये सब भी हो जाएंगे। वो हमने जो पढ़े थे, मैं के रूप, मैं के रूप, मैं के यौगिक, ठीक है? तू के रूप, जितने भी आगे दिए हैं वो उसके तू के यौगिक कहलाएंगे। आपके रूप, वो आपके यौगिक कहलाएंगे। ऐसे ही जो हमने रूप पढ़े, रूप का मतलब यौगिक ही है, ठीक है? इसमें प्रश्न लिखो, वाक्य प्रयोग करो। लिखो इसमें, तुम्हें वहां जाकर स्वयं खाना बनाना है।
मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा। तुम रहने दो, यह कार्य मैं आप करूंगा। तुम रहने दो, यह कार्य मैं आप करूंगा। मैंने आपको बोला है कि अभी डाउट मत लेके आओ, पहले इसको समझो, इसके बाद समझाऊंगी। हम बहुत सारे डाउट होते हैं आपके दिमाग में। लिख लिया आप लोगों ने? अब ध्यान दो इधर। देखो हमने वाक्य लिखा है तुम्हें वहां जाकर स्वयं खाना बनाना है। इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम बताइए, तो क्या बताएंगे? स्वयं। अगर ये आ जाए कि इस वाक्य में सर्वनाम बताइए पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक क्या हो जाएगा? तुम्हें हो जाएगा। लेकिन आपसे प्रश्न क्या किया जाता है? वाक्य दिया होगा इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम बताइए, तो आपको बताना होगा स्वयं। या फिर प्रश्न होगा कि इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो जब ये स्वयं लिखा है तब तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। जो समस्या आएगी वो तब आएगी जब आप होगा, क्योंकि आप हमने अभी अभी पुरुषवाचक में भी पढ़ा है। तो ध्यान दो, जैसे दूसरा वाक्य मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा, जब ये अपने आप लिखा होगा तो आप इसको समझ जाना कि इसका मतलब क्या है? निजवाचक है। जैसे दिया है तुम रहने दो, यह कार्य मैं आप करूंगा, तो यहाँ पे दिया है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आप थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप खड़ी बोली के छात्रों से पूछेंगे तो वो निजवाचक सर्वनाम के लिए केवल आपका ही प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं रहने दे मैं आप चला जाता हूँ, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, है ना? तो वो जो आप आपने बोला है वो किसके लिए? स्वयं के लिए। मतलब रहने दे मैं स्वयं चला जाता हूं। तो जब भी कभी इस तरह की आपके सामने आए स्थिति और आपको लगे कि कहीं ये गलत तो नहीं है, तो आपको बस एक काम कर लेना है कि इसकी जगह या तो आप स्वयं रख लो या फिर आप खुद रख लो, और वाक्य का भाव आपको एकदम बढ़िया लगे सटीक, तो आप समझ जाना कि यह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। यानी तुम रहने दो, यह कार्य मैं स्वयं करूंगा, या तुम रहने दो, यह कार्य मैं खुद करूंगा। तो ज्यादा उचित लग रहा है ना? तो ये बात याद रखना, मैंने तभी कहा है इस आप का जो अर्थ है वो इन शब्दों में से किसी भी एक शब्द के साथ मिलना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब बताओ, अब तुम्हारा क्या डाउट है? हाँ, नहीं ऐसे नहीं देगा ना वो, या तो उसमें वो कुछ और गलती देगा आप, क्योंकि ये सही है, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि गलत है। ये व्याकरण के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि इसमें गलती है। वो आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उस शैली में बोलते नहीं है ना, इसलिए आपको लग रहा है। अगर आप इसको करें, यहाँ इस आप से पहले अपने लगा दें, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ये समझ गए? तो वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने तीनों तरह के उदाहरण लिए हैं ताकि तीनों में से किसी भी आ जाए। अब आप इस तरह से देखेंगे तो भी वो होगा, इस तरह से देखेंगे तो भी होगा, और इस तरह से देखेंगे तो भी होगा। बात समझ में? हाँ वो सही है, ऐसे इसमें व्याकरण संबंधित कोई गलती नहीं है। ठीक है, जैसे ये दिया है इसके स्थान पर भी आप स्वयं रख के देख सकते हैं, खुद रख के देख सकते हैं, वाक्य का भाव सही होगा। मैं वहां खुद चला जाऊंगा, मैं वहां स्वयं चला जाऊंगा। ठीक है, तो अपने आप हटकर ये हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में एक डाउट दूसरा बन रहा होगा कि मैम अगर ये जो आप है हमने दोनों जगह पढ़ लिया, एक तो हमने पढ़ लिया निजवाचक में और एक पढ़ लिया पुरुषवाचक में, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा निजवाचक है और कौन सा पुरुषवाचक है? तो आप बताएंगे कोई, या ये डाउट ही है?
हाँ, ऐसी ये वाली चीज कह दो दिमाग लगाने से अच्छा है कि मैम हाँ सच में डाउट ही है। देखो दोनों में आपको जब भी अंतर करना हो तो क्या देखेंगे, तुम रहने दो यह कार्य मैं आप करूंगा, यहाँ पे आप दिया हुआ है, और आप मेरे साथ बाजार चलना, ये दोनों आप आए हैं, तो आप कैसे इसके बारे में पता करेंगे। जब इस आपका, आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो आप ये कर सकते हैं कि आपको हटाकर खुद या स्वयं रख लें, ठीक है, यहाँ पे भी आपको हटाकर खुद या स्वयं का प्रयोग कर लें। तो खुद मेरे साथ चलना, खुद मेरे साथ बाजार चलना, तो यहाँ पे आपको बड़ा अजीब सा लगेगा ये खुद कौन है, लेकिन जब आप बोलेंगे तो इसके पीछे आपको किसी व्यक्ति के होने का बोध हो रहा है, तो ये क्या है, पुरुषवाचक। और जब आप इसे लिख रहे हैं तुम रहने दो यह कार्य मैं स्वयं करूंगा, तो यहाँ पे वाक्य बिल्कुल सटीक लग रहा है। तो जहां आपको गड़बड़ लगे कि यहाँ इसका प्रयोग नहीं होगा, वही क्या होगा, पुरुषवाचक होगा, और जहां ये बिल्कुल सटीक हो जाए वहां क्या होगा, निजवाचक होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, परिभाषा ये कहती है इस आप का प्रयोग, ये जो मैं है ना, ये स्वयं के लिए कर रहा है, समझ गए। ये अब मैं कौन है, कर्ता है, तो यही तो हमने परिभाषा कही कि कर्ता कारक जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वो क्या होता है, निजवाचक। तो ये जो मैं है वही तो स्वयं है ना। बात समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट अगर हो तो अभी पूछ लेना, क्योंकि पॉइंट ऐसा होता है जब मैं अगर किसी चीज के लिए बोलती हूँ कि डाउट है, तो उस समय आप बिना डर से पूछ लिया करो, क्योंकि वहां होता है। हाँ, इसके स्थान पर नहीं होगा, ये आया इसके लिए है। अब पुरुष वाला तो होता ही कर्ता के स्थान पर है, ठीक है, कर्ता या कर्म के स्थान पर होगा। अब इसमें आपने एक और वाक्य बनाया था, जैसे वाक्य शुद्धिकरण के लिए बता दूं, पहले क्या था, तुम्हें वाला वाक्य बताओ मुझे, तुम्हें वहां जाकर स्वयं खाना बनाना है। तो अब जैसे मान लो ये वाला वाक्य आया, इस तरह के वाक्य को जब वाक्य शुद्धिकरण के लिए दिया जाता है तो कहते हैं तुमको वहां जाकर स्वयं खाना बनाना पड़ेगा, ऐसे दे देता है। तो अब ध्यान रखना कि यहाँ पर तुमको का प्रयोग हो गया, और है क्या ये, कर्ता है, कर्ता कारक, तो उसके साथ कभी भी को का प्रयोग नहीं होता, किसका होगा, तुम्हें। तो ऐसे याद रखना है, मतलब जो को वाला आता है उसका प्रयोग हम कहाँ नहीं करते, इस तरह से पता चलेगा। चलो तो देखो यहाँ पे मैंने आपको ये बात बताई है कि इसको याद ऐसे रखना है आपको, निज का मतलब है स्वयं, आप चाहो तो लिख लो। और इसका एक सीधा सा फंडा ये है कि जब भी आपका कोई भी वाक्य दिया हुआ है, उस वाक्य में जहां आप आया है वहां पर खुद रखकर देख लो, वाक्य अगर ये आपका सही हो जाता है, चाहे आप खुद रखो या स्वयं रखो। हालांकि मैं देखती हूँ कि स्वयं शब्द बहुत जल्दी आपको अलग अलग अंतर दे देता है। जैसे मान लो हमने कहा कि स्वयं मेरे साथ बाजार चलना, तो ये हमको ऐसा लगेगा ये स्वयं तो किसी का नाम है जैसे, तो जैसे ही नाम वाला बोध दे ये, तो आप समझ जाना कि वो आप क्या है, पुरुषवाचक। और जहां पे ये हो कि तुम रहने दो यह कार्य मैं स्वयं करूंगा, तो ये बिल्कुल सटीक लग रहा है, अपने आप के लिए बोध हो रहा है, तो वो निजवाचक। बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। बस यहां तक आपको ना ये दो चीज समझनी होती हैं, उसके बाद तो आपका सरल ही है। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु व्यक्ति या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह और वह। अब आपको थोड़ा सा यहाँ भी कंफ्यूजन होगा क्योंकि पुरुषवाचक में आपने यह और वह भी पढ़ा है। तो चलो लिखते हैं, वाक्य प्रयोग करो इसमें। लिखो, यह गाय मीठा दूध देती है। जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, यह गाय मीठा दूध देती है।
दूसरा वाक्य लिखो, वह लड़का बाजार गया है। यह गाय मीठा दूध देती है, वह लड़का बाजार गया है। दोनों उदाहरण हमने यहाँ पर ले लिए। अब इस चीज को समझो। देखो यहाँ जो यह आया है, यह निश्चित करने के लिए आया है। और किसको निश्चित कर रहा है? गाय को निश्चित कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक। अब यहाँ जो ये वह आया है, ये भी निश्चित करने आया है। और किसको निश्चित कर रहा है? लड़के को। तो ये भी निश्चयवाचक कहलाएगा। अब आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो अगर मैं इसको छिपा दूं, मैंने इसे छिपा दिया, तो वाक्य क्या कह रहा है? गाय मीठा दूध देती है। अब हमें नहीं पता कौन सी गाय मीठा दूध देती है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ लिखते हैं कि यह गाय मीठा दूध देती है, तो किसी एक गाय को क्या कर रहा है? निश्चित कर रहा है। तो तब ये हमारा सर्वनाम क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब जैसे हम इसे छिपा लें, लड़का बाजार गया है। कौन सा लड़का बाजार गया है हमें कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ही हमने इसको हटाया तो क्या हो गया? वह लड़का बाजार गया है, मतलब किसी एक को क्या किया है? इसने निश्चित किया है। तो आप इसके भाव से भी पहचान सकते हैं। मान लो अगर किसी कारणवश आपको भाव समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि इस यह और वह के पीछे, तुरंत पीछे आपको संज्ञा दिखेगी। जब भी कभी कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले लगा हुआ हो, तो वो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक। ठीक है, वो निश्चयवाचक भी हो सकता है, अनिश्चयवाचक भी हो सकता है, और प्रश्नवाचक भी हो सकता है। अब ये आपको प्रकृति से पता चल जाएगा उसके नाम से। यह और वह दिया तो निश्चयवाचक, कोई और कुछ दिया तो अनिश्चयवाचक, और क्या और कौन दिया तो प्रश्नवाचक। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये मुझे लगता है कि ये ज्यादा सरल तरीका है इस चीज को समझने का। तो यहाँ पे भी दिया है लड़का, ये क्या है? संज्ञा, और इस लड़के के लिए पहले ये वह लगा है, तो ये हमारा क्या हो गया? निश्चयवाचक। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि पुरुषवाचक से कैसे अलग हो जाता है। जैसे मान लो पुरुषवाचक आप लिखोगे, तो हम अगर ये कहें कि वह बाजार गया है, मैं इसको ही साथ लिख के दिखाती हूँ आपको इसी वाक्य पर। तो देखो इसका रूप कैसे बदलता है, कैसे ये सर्वनाम में बदल जाता है। वह बाजार गया है। अब इस वह के पीछे किसका बोध हो रहा है? किसी भी व्यक्ति का। तो ये क्या होगा? अब पुरुषवाचक। और जैसे ही हमने कहा वह लड़का, तो ये वह किसको आया? निश्चित करने को। तो यह निश्चयवाचक। पहचान लोगे? किसी को कोई दिक्कत? आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब आप ऐसे देखते हो ना, जैसे मैंने आपको 6 पॉइंट बताए कि ये होता है, ये होता है, इतना आसान है अगर देखा जाए तो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 6 पॉइंट आप रख लोगे। लेकिन जो इसमें ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट तो यही है कि दोनों में अंतर करना है। और यही एग्जामिनर ने पकड़ा हुआ है, क्योंकि किताब तो एक्सप्लेन करती नहीं है, किताब तो आपको उदाहरण लिख के दे देगी। अब आपको बहुत लंबा समय लग जाता है स्वयं पढ़ने पे कि ये कहना क्या चाहती है। तो यही अंतर होता है। ठीक है, चलो नंबर 4 लिखो। 4 पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 आपसे कहता है कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगले पेज पे इसका उदाहरण लिखिए। अब आप लिखिए, उदाहरण आपको लिखना है। लिखिए, अभी अभी आपके घर कोई आया है। अभी अभी आपके घर कोई आया है। दूसरा वाक्य लिखो, दीदी ने बाजार से कुछ मंगाया था। दीदी ने बाजार से
कुछ मंगाया था। बताओ, अभी अभी आपके घर कोई आया है, इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई, क्योंकि ये हमें बता नहीं रहा निश्चित रूप से कि कौन आया है कौन नहीं, तो कोई को रेखांकित कर लो। और दूसरा वाक्य, दीदी ने बाजार से कुछ मंगाया है, इसमें कुछ, ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ ट्विस्ट है ही नहीं, और इसलिए ये पूछा भी नहीं जाता, ये आता भी नहीं है, आते भी आपके पहले शुरुआत के ही हैं 1 2 3। चलो नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 आपका कहता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? यहां पे हम देखेंगे, प्रश्नवाचक का मतलब हो गया प्रश्न करने वाला। तो जो सर्वनाम या जो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जैसे में कौन और क्या। एक चीज यहां पर लिख लो, इस क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है और इस कौन का प्रयोग सजीव के लिए होता है। ठीक है, जब भी हम प्रयोग करेंगे कौन, सजीव के लिए प्रयोग करेंगे, और क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए करते हैं। या जब भी आप प्रश्न करेंगे कौन, तो उससे जो उत्तर मिलेगा वो सदैव सजीव होगा, और जब भी आप प्रश्न करेंगे क्या, उससे जो उत्तर मिलेगा वो सदैव निर्जीव होगा। ठीक है, चलो वाक्य प्रयोग करो इसमें। सुरेश के घर कौन लड़का गया था? सुरेश के घर कौन लड़का गया था, या केवल कौन गया था ये भी लिख सकते हो। सुरेश के घर कौन गया था। दूसरा वाक्य, सुनीता इतने दिनों से घर पर क्या कर रही थी। सुनीता इतने दिनों से घर पर क्या कर रही थी। कल तुम्हारी माँ ने क्या कहा था। अरे वाह, तुम्हारा तरीका तो बहुत अच्छा है लिखने का। उल्टा, ये भी अच्छी आदत है हम स्टूडेंट की, कि जितनी किताब कॉपी हमारी आगे से भरी होती है उतनी ही पीछे से। क्या लिखा? कल तुम्हारी माँ क्या कह रही थी। क्या, ठीक है, क्या कहा था? कल तुम्हारी माँ ने क्या कहा था। सब के सब गलत लिख रहे हैं। हाँ, एक बात बताओ, आप लोगों को विराम चिन्ह लगाने में कोई भार पड़ता है क्या? कितने छात्रों ने वाक्य के अंत में ये लगाया है? झूठ मत बोलना, देख के आ चुकी हूं। ठीक है, जिन्होंने पूर्ण विराम लगाया और जिन्होंने कुछ नहीं लगाया, और जिन्होंने ये लगाया अच्छी बात है कि हाँ वो सही इस बात को ध्यान में रखते हैं। वाक्य शुद्धिकरण में एक पॉइंट आपका ये भी होता है, तो इस चीज को ध्यान देना। जब भी प्रश्न किया जाएगा वो क्या होगा? प्रश्न होता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अब चलिए बताइए पहला वाक्य क्या है? सुरेश के घर कौन गया था। इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? कौन, रेखांकित कर दीजिए। और दूसरा वाक्य, सुनीता इतने दिनों से घर पर क्या कर रही थी, तो क्या यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारा। हाँ जी, हाँ तो इसमें भी क्या हो गया पता ही चल गया। हाँ, क्या का उत्तर जो मिलेगा वो निर्जीव होगा।
क्या कर रही थी? आप कहेंगे पढ़ाई कर रही थी। तो पढ़ना क्या है? वो कोई सजीव तो है नहीं, ठीक है। इस तरह से अब जैसे हमने कहा कि जिसके भी घर कौन लड़का गया या कौन गया था, तो उसके बदले में कौन आएगा? कोई व्यक्ति आएगा। सुरेश गया, मोहन गया, राजू गया, तो वो क्या होगा? प्राणी होगा। ऐसे कह रही हूं मैं, है ना। इसके पीछे, इसके उत्तर में क्या बालक? बिल्कुल होगा। वो क्या है? यौगिक रूप है। जैसे हम ये कहें कि वह कहाँ गया था, और ये कहाँ पूछ लिया जाए कि कहाँ कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक होगा। वह कब गया था, ये पूछ लिया जाए कब, तो क्या होगा? प्रश्नवाचक होगा। पर यहाँ पे हमने दो ही क्यों लिए हैं? क्योंकि मौलिक रूप वही है। अब उनके जितने भी हैं तो आप ये समझ लो, चाहे आप लिख लो नोट करके, उसमें सभी प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम होंगे। कौन से? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो कल को फिर आपको डाउट हो जाए, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम, निम्न में से सर्वनाम कौन सा है। मतलब प्रश्नवाचक आता तो शायद बच्चे अंदाजे से कर देते। जो ट्विस्ट आया था वो आपकी परीक्षा में ये आया था कि निम्न में से सर्वनाम कौन सा है, और ऑप्शन में जो आंसर था वो था कब। ठीक, तो इसमें प्रश्नवाचक में आप लिख सकते हैं सभी प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम होते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम सर्वनाम कैसे होते हैं? तो आप इनको बिल्कुल ऐसे समझिए कि हमने अभी अभी तो पढ़ा सर्वनाम की परिभाषा में कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द ही क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। हमने कहा मोहन के घर राजू गया था, तो हम, ये तो हमारा शब्द हो गया। अब हम इसका प्रश्न बनाते हैं कि मोहन के घर कौन गया था, तो राजू के स्थान पर क्या प्रयोग हुआ है? कौन। तो ये क्या हो गया? हमारा सर्वनाम हो गया, ठीक है। वो संज्ञा के लिए प्रयोग में आया है। अब आते हैं हम संबंधवाचक। देखो इतनी बारीकी सी चीज होती है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा आप बताइए, क्या आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि हिंदी कोई बहुत मुश्किल है? एक बार समझनी है, और इतनी आसान है कि आपको हिंदी से प्यार हो जाएगा। ये वाला डायलॉग मैं सुनती रहती हूँ यूट्यूब पे, सारे बच्चे बोलते हैं मैम हिंदी से प्यार हो गया। तो वही चीज़ है कि बस मैं यही चाहती हूँ कि हिंदी से प्यार हो जाए। तो चलो समझते हैं। हाँ जी, क्या बोला? ऐसे छोड़, या तो पूरा बोला करो। आवाज नहीं आई। देखो हिंदी से प्यार होने में किसी का भाव गलत नहीं है, और अगर निधि मैडम से भी प्यार अगर किसी को है तो उसमें भी भाव गलत नहीं है। क्योंकि मुझे भी आज तक अपने टीचर से प्यार है, जिन्होंने मुझे सिखाया, जिन्होंने मुझे समझाया। तो हमारे जीवन में प्यार का मतलब गलत ही नहीं होता, और आप जिसे गलत लेके जाते हैं वो भी गलत नहीं होता, वो भी एक भाव है आपका। हर इंसान से हमारा एक रिश्ता होता है। आप एक बात बताइए, क्या हम अपनी माँ से प्यार नहीं करते? जिंदगी में सबसे ज्यादा हम माँ से प्यार करते हैं। क्या हम पिता से नहीं करते? क्या हम भाई से नहीं करते? क्या हम दोस्त से नहीं करते? करते हैं। नहीं नहीं ना, करते हैं। हम प्यार उस व्यक्ति से नहीं करते जिससे हम जिंदगी में कभी बात नहीं करते। आप में से, आप एक दूसरे में से भी किसी से प्यार करते होंगे। जैसे इससे, अरे भाई चल आना समोसे खाते हैं। आपको पता नहीं होता, आपको ये चीज पता नहीं होती है कि जो मेरा इसके प्रति जो लगाव है वो क्या है, वो प्यार है। जहां आपको अच्छी फीलिंग होती है वो अच्छी फीलिंग ही प्यार है। जब हम रस पढ़ेंगे ना तो उस समय आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में अगर श्रृंगार रस की हम बात करें, जो एक प्रेम में आता है, जिसके अंदर वात्सल्य और भक्ति रस दोनों आ जाएगा, जो रति का भाव होता है हमारे जीवन में 90% होता है हमारी लाइफ में। और आप कहेंगे अच्छा इतना ज्यादा प्यार में रहते हैं हम,
और बाकी सारे रस जितने हैं वो 10% हो जाते हैं। और ये समझो कि बहुत बड़ी मात्रा ले ली है मैंने, क्योंकि आप जब गुस्से में होते हैं तो गुस्सा 24 घंटे में कितनी देर के लिए करते हैं? 10-15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे के लिए। बाकी सारे टाइम में तो आप या तो शांत रस में रहेंगे या प्रेम में, किसी के साथ लगाव, आप किसी के साथ घूम रहे हैं फिर रहे हैं, वो क्या है? लगाव ही आपका प्रेम है ना। चलो इसमें समझते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम हमारा कहता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य का किसी अन्य शब्द या वाक्य से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और यहाँ उदाहरण में हमारा दिया है जो और सो। इस सो को आजकल वो भी कहने लगे हैं, ठीक है, रूप बदला हुआ इसका। तो सो भी आ जाता है और वो भी आ जाता है। अब यहाँ पे अच्छा, इसमें आपका स्पेस ही नहीं है। अरे अब बात ये है ना कि अब मुझे इतना तेज गुस्सा आया, अभी अभी रौद्र रस आ गया मेरे अंदर, मन किया अपने टाइपिस्ट को उठाकर फेंक दूं मैं। और मैंने उसको ये भी कहा था कि इसके बीच में एक खाली पेज भी आना चाहिए था। अब मुझे बताओ कि सर्वनाम के बाद कोई है खाली पेज कहीं? वो लास्ट में ही है ना। बात ये होती है, अब मुझे हो गया, एक बार तो मैं उसे कंटेंट बना के देती हूँ, दूसरी बार वो उसको सेट करने के चक्कर में इतनी सारी चीजें गड़बड़ कर देता है। यही तो गलती करती हूँ, क्या करूँ, रोता रहता है आके। अभी जो किताब बननी है आपकी, उस किताब का आधे से ज्यादा पैसा ले चुका है और वो किताब अभी 10 दिन बाद आएगी और वो ले चुका है पैसा। अभी कल आ रहा था, कह रहा पूरा एडवांस दे दो, किताब बना दूंगा। हाँ चलो यहीं पे लिख लो छोटा छोटा करके इसके नीचे। हाँ कौन से अर्थ की? शब्दों के अर्थ की? अरे वो उसे आने में बहुत टाइम है, अभी आप लोगों को ऐसे ही थोड़ी ना अर्थ लिखवाती हूँ। अभी टाइम है बालक, आएगी, कोशिश करती हूँ जल्दी, है ना। चलो यहां से लिख लो, वाक्य प्रयोग करो। जो मेहनत नहीं करेंगे वो कभी सफल नहीं होंगे। जो मेहनत नहीं करेंगे वो कभी सफल नहीं होंगे। दूसरा वाक्य लिखो, वह लड़का जिसकी यह किताब है, वह लड़का जिसकी यह किताब है कल नहीं आया। वह लड़का जिसकी यह किताब है कल नहीं आया। देखो पहले तो इस वाक्य में लिख लो जिसकी यह किताब, जो आपने लिखा है जिसकी यह किताब है, इसके जहां से ये शुरू हुआ है वहां भी कॉमा लगाओ और जहां ये खत्म हुआ है वहां भी कॉमा लगाओ, ठीक है, दोनों जगह कॉमा लगेगा। पूर्ण विराम के पहले क्यों लगा दिया? मैंने कहा है जिसकी, तो जिसकी से पहले वह लड़का, इसके बाद कॉमा, और जिसकी यह किताब है उसके बाद कॉमा, वह कल नहीं आया, पूर्ण विराम, ठीक है। चलो अब इन तीनों वाक्यों में, जो भी लिखे दोनों वाक्यों में, आपको बताना है संबंधवाचक सर्वनाम। पहले वाक्य में क्या है? जो मेहनत नहीं करेंगे, जो रेखांकित करके, और दूसरा क्या है इसमें? वो, ठीक है। अब ऐसे समझो कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध कैसे दिखाते हैं ये, तो जो मेहनत नहीं करेगा इसका संबंध क्या है? वो सफल नहीं होगा, इससे है। तो इसने पूरा, यानी जो और वो, इन दोनों वाक्यों को आपस में संबंधित कर रहे हैं। दूसरा वाक्य हमने कहा कि वह लड़का जिसकी यह किताब है, तो किताब से लड़के का संबंध दिखाने वाला सर्वनाम कौन है? जिसकी, ठीक है। तो ये
संबंध दिखाने वाला सर्वनाम हो गया। तो इस तरह से जब भी कहीं आएगा या जो, जिसका, जिसके, जिसके लिए, जिन्होंने, जो भी यहाँ पे, वो सारा क्या कहलाएगा? हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो हमारा जो शब्द दिया है, इसके जितने भी यौगिक रूप हैं आपको जहां देखने को मिलेंगे, ये सबके सब किस में आएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। ठीक है, तो जल्दी से शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए। अब लास्ट में, अब आपको समझ में आ चुका है। अब आपको जो परीक्षा के हिसाब से इसको याद रखना है, दिमाग में लाना है, एक एक पॉइंट। देखो, सो जो है ना, आता है जो के साथ, जैसे जो जागेगा सो पावेगा, ये बहुत कम ही आता है। इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में बहुत ज्यादा होता था, हिंदी भाषा के लिए थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा नहीं है आपका। अब इसमें आपको लिख लेना है, पुरुष जहां लिखा है यहाँ पे कर लो प्राणी, मतलब आपको उस शब्द के पीछे प्राणी का बोध होगा। जहां आपने निज लिखा है यहाँ पे लिख लो स्वयं, यानी जो जहां पर भी आप शब्द दिखाई दे उसके स्थान पर स्वयं रखकर वाक्य प्रयोग करके देख लेना कि सही है कि गलत। निश्चयवाचक जो निश्चित करे, हम ये कह सकते हैं, इसमें आप इस तरह से रख सकते हो, सर्वनाम प्लस संज्ञा, और इस सर्वनाम के स्थान पर कौन? यह और वह। जैसे ही आपको ये स्थिति दिखाई देगी वो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक के लिए इसमें स्थिति लिख सकते हो, संज्ञा और सर्वनाम, यहाँ आ जाएगा क्या और कोई और कुछ। ठीक है, मतलब कोई और कुछ, जैसे ही ये दिखाई देंगे ये आपके अनिश्चयवाचक आ जाएंगे। प्रश्नवाचक में देख सकते हो कि जहां पर हमारा क्या और कौन, इसके अलावा और भी, ये इतनी सी हिंट है बस, छोटी छोटी। और संबंध में आप जो और सो। विस्तार से आपने पढ़ लिया है, सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि किस तरह से है। अब ये लास्ट की एक शॉर्ट ट्रिक जो आपको बस लास्ट में अपनी परीक्षा से एक दिन पहले देखनी होगी और सारी हिंदी आपकी रिमाइंड हो जाएगी। ये ध्यान देना, जो मैं आपको ये शॉर्ट ट्रिक करके ऐसे बताती हूँ इन सारी चीज़ को। अब जैसे घर पे जब हमारा बैच ये समाप्त हो जाएगा तो आपको घर पे रहकर बस क्या करना है, हर दिन आप एक टॉपिक को बस पढ़ लिया करना जल्दी से, बहुत दौड़ते हुए 10 से 15 मिनट के जो मैंने पढ़ाया उस चीज़ को बस एक बार ऐसे पढ़ दिया, छोड़ दिया। बस इस तरह से अपना रिवीजन रखना, और जब आपकी परीक्षा में जब 1 दिन या 2 दिन रह जाए तब इस शॉर्ट ट्रिक से अपनी चीज़ों को एक बार दिमाग में रख लेना और बाद में आप परीक्षा में जाइए। और शब्दावली को आप जितना ज़्यादा रट के अपने लिए तैयार कर लेंगे उतना ही चांस आपका 100% नंबर आने का बढ़ जाएगा शब्दावली से। ठीक है, तो इस तरह से करना है। ये प्रश्नोत्तर नीचे इसके दिए हुए हैं, वो प्रश्नोत्तर आप लोगों को अभ्यास करना है। तो सर्वनाम हमारा आज समाप्त हो गया, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, चलिए।